Bismillahirrahmanirrahim. Hope all of you, which means Usman Saqib and Kamar Abbas, both of you are doing great. I hope बाकी लोग भी हमें ज्वाइन करेंगे. तो वैसे ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, so it will be uploaded on the YouTube. बेसिकली लाइव क्लास लेने का मकसद ये है कि आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ डू आस्क. सो अगर आप दोनों मौजूद हैं या बाकी जो हमारे दोस्त जो ज्वाइन करें, इट विल बी गुड अगर आप पूछते हैं. सो आज जिस डिजीज़ के बारे में हम बात करेंगे, डिजीज़ ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में हमने एप्पल की, मैंगो की, सिट्रस की डिजीज़ के बारे में बात की. आज हम पीच के बारे में बात करेंगे. अभी रमज़ान मुबारक में और आज भी मार्केट में पीच अवेलेबल है. तो पीच लीफ कर्ल जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है. जैसा कि नाम इंडिकेट करता है लीफ कर्ल, तो मोस्टली इस तरह के नाम होते हैं वायरसेस के, बट इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय अ वायरस, इट इज़ कॉज्ड बाय अ फंगस. द फंगस इज नोन एज टेफ्रीना डिफॉर्मेंस. ये बहुत ही मशहूर फंगस है. इसके अब ये हम इस पे इतना फोकस नहीं करते, लेकिन कुछ साल पहले तक ये डिजीज़ जो थी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थी. ये सिग्निफिकेंट डैमेज भी करती है, सीवियर डिफोलिएशन हो सकती है, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पीच प्रोडक्शन हो सकती है, और अगर मतलब इसको इग्नोर किया जाए तो प्लांट जो है वो उसकी डेथ भी हो सकती है. मोस्टली इन एडिशन टू पीच टेफ्रीनिया डिफॉर्मेंस इनफेक्ट स्टोन फ्रूट्स, अदर स्टोन फ्रूट जैसा कि आलमंड्स फ्रॉम नट्स, और यानी कि इस तरह की चीज़ों को ये इम्पैक्ट करती है. तो बेसिकली द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द पीच लीफ कर्ल इज टेफ्रीनिया डिफॉर्मेंस, and it can economically it can impact have an economic impact on the farmers if left untreated. और the host जो हैं they are mostly peach and other stone fruits. क्लासिफिकेशन ये मैंने पहले आपको नहीं देता, लेकिन इस दफ़ा मैंने दी है ताकि आपको ये ना हो कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती. दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन. यूकैरियोटा डोमेन इसकी जो किंगडम है वो फंजाई है, सब किंगडम डाइकेरिया, and then the phylum is Ascomycota, subphylum is Tephrinomycotina, and the class is Tephrinomycetes, subclass is Tephrinomycetidae, and the order is Tephrineales, family Tephrinaceae, genus Tephrina, species Tephrina deformans. अब जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो जितनी भी हमने फंजाई पढ़ी हैं उन सबका किंगडम फंजाई होता है. Then the subkingdom most of the time is Dikaryon, means they have two nucleus. एस्कोमाइकोटा हो सकता है या बेसिडियोमाइकोटा हो सकता है. अब ये टेफ्रीनिया की, तो इसका सब फाइलम टेफ्रीना माइकोटीना है, जिसके भी एंड में टीईएस आएगी, दैट इज सीड्स, दैट इज अ क्लास. एलईएस, दिस इज एन ऑर्डर. फैमिली एसी, एसी इज फैमिली. सो ये चीज़ें मैं आपको बताने के लिए आज ये क्लासिफिकेशन आपको पुट की है. द एंडिंग वर्ड्स विल टेल वेदर इट इज़ अ क्लास, एन ऑर्डर और अ फैमिली, और उसके मुताबिक आपको ये कुछ ना कुछ ये चीज़ें याद होनी चाहिए. अगेन आप कल को अगर आप पीपीएससी के एग्ज़ाम में आते हैं तो टेफ्रीनिया डिफॉर्मेंस के बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये बेसिकली एक पुरानी ओल्ड डिजीज़ है जिस पे बहुत अरसे से काम हो रहा है. सो यू मस्ट नो दैट दिस डिजीज़ बिलोंग्स टू विच किंगडम एंड जनरा. अगर हम बात करें तो ये प्लेनेटरी, मतलब यूएस के अंदर ये मोस्टली प्लेनेटरी, या यूरोप के अंदर भी जो प्लेन एरियाज हैं, जैसे कि अपना प्लेन एरिया है, वो वहाँ पे जो ठंडे प्लेन एरियाज हैं वहाँ पे ये अटैक करती है. ये बाईफेजिक है, यानी कि एक इसकी पैरासिटिक फेज है जिसमें ये नुकसान पहुंचाती है, दूसरी सेप्रोफिटिक फेज है जो इसमें लिविंग ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर, या ये ओवर विंटर कर रही होती है या ओवर समरिंग कर रही होती है. तो ये इसकी दो फेजेस है, एक पैरासिटिक, दूसरी सेप्रोफिटिक. Reproduced both by ascospores and by the conidia, both sexual or reproduction, sexual and asexual reproduction. लेकिन एक चीज ये है कि ये पॉलीसाइक्लिक नहीं है. डिजीज इट कॉज इज नॉट पॉलीसाइक्लिक. मतलब ये है कि अटैक हो जाता है उसके बाद कोनिडिया, लेकिन ये नहीं है कि साइकिल रिपीट होता रहे. सो दूसरा जो अटैक है वो दैट इज मोस्टली बाय द कोनिडिया. अगर हम बायोलॉजिकल साइकिल की बात करें, इन अर्ली स्प्रिंग व्हेन द विद लो टेम्परेचर्स एंड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी द फंगस मेनली एंटर्स बाय इट्स जर्मिनेटेड बड कोनिडिया. जो कोनिडिया है वो जर्मिनेट करता है, और उस वजह से ठंडे टेम्परेचर्स, लो टेम्परेचर और हाई रिलेटिव ठंडे माहौल में ये जो है स्प्रिंग के अंदर, मतलब जनवरी मार्च के स्टार्ट में ये स्टार्ट होती है. वहाँ पे ये इंटरसेलुलर स्पेसिस जो हैं अपर एपिडर्मिस की, उनके अंदर सेटल हो जाती है. वहाँ पे ये एक अपना माइसीलियम बनाती है. मतलब अगर लीफ मेरे पास फोटो हो,
वेरी गुड। मतलब लीफ की जो अपर सरफेस है उसके और क्यूटिकल और एपिडर्मिस के दरमियान में सेटल होके वहां पे ये माइसीलियम बनाती है। सो वी विल कम देयर इफ यस। So upper epidermis, by developing a dense network of mycelial texture with the appearance of the sexual reproduction organs, the acai break through the cuticle and erupt the ascospores. और जब sexual reproduction के organs जब produce हो जाएं तो वो एस्कोस्पोर्स को रप्चर करते हुए असाई रिलीज हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा नाउ आई विल टेक अ लिटिल स्पीड बिकॉज आज हमारा लेक्चर जो है थोड़ा सा लंबा है। एस्कोस्पोर्स बाय बडिंग प्रोड्यूस कोनिडिया। एस्कोस्पोर्स से कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग, क्योंकि एक साइड पे एक बड निकली और वहां से आगे कोनिडिया, विच आर डिस्पर्स्ड इनटू न्यू प्लांट पार्ट, जो कि आगे फैल जाते हैं, एंड लीव्स बाय ड्रॉप ऑफ रेन और इरिगेशन, और जो इरिगेशन वाटर या पानी के जरिए आगे तक मूव हो सकते हैं। सो बेसिकली बायोलॉजिकल स्टार्ट होता है लो टेम्परेचर पे बड जर्मिनेटेड बड कोनिडिया से या एस्कोस्पोर से, या एस्कोस्पोर्स अगर एस्कोस्पोर से होगा तो उसके ऊपर कोनिडिया हो गया और वो पूरा साल चलते रहेंगे। बोथ इन द फॉर्म ऑफ एस्कोस्पोर्स एंड कोनिडिया टेफ्रीनिया विल पास द समर ऑन द होस्ट टिश्यूज वेयर इन ऑटम लो टेम्परेचर के अंदर इट विल प्रोड्यूस न्यू बड कोनिडिया। ठीक है। Gradually, that as the bee become more numerous, the conidia will form a thin film on the host tissues, remain there until spring। मतलब ऑटम के अंदर अगर बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी तो एक थिन फिल्म की फॉर्म में ये होस्ट के ऊपर रहेंगे जब तक कि स्प्रिंग ना आ जाए, और स्प्रिंग में न्यू नए पत्ते फूटेंगे, नई कॉम्पलें फूटेंगी और वहाँ के ऊपर इसका अटैक हो जाएगा। दिस बायोलॉजिकल साइकिल, दिस नेकेड असाई, ये असाई जो है एस्कस, ये दिस एंड आल्सो दिस ऑन द टेफ्रीनिया सरफेस ऑफ द लीव्स, ये लीव्स की स्ट्रक्चर सरफेस के ऊपर है, एंड दिस इज टेकन फ्रॉम द बगवुड डॉट ऑर्गेनाइजेशन। पैरासिटिक फेज, ये हमारे पास इसके बायोलॉजिकल साइकिल के दो फेजेस हैं। पैरासिटिक फेज की बात करें तो स्टार्ट्स बाय द स्पोर्स दैट प्रोड्यूस अ हाइफी। बेसिकली एक स्पोर से जो कि एस्कोस्पोर हो सकता है, ये प्रोड्यूस होगा हाइफी और विच पेनिट्रेट करेगा क्यूटिकल को और इन्वेड करेगा बिटवीन द एपिडर्मल एंड पैरेन्काइमल सेल एंड लास्ट अंटिल द डिस्पर्सल ऑफ इट्स नेटिव रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स। जब तक कि कोई ऐसी चीज दोबारा से बन ना जाए, या तो कोरिडिया ना बन जाए या एस्कोस्पोर ना बन जाए, तब तक ये वहां पे सेटल रहेगा। दी एस्कोस्पोर्स ड्यूरिंग लेट स्प्रिंग थ्रू अर्ली समर। ठीक है जी। ये चीजें जो हैं बेसिकली पैरासिटिक फेज में क्या है कि स्पोर के जरिए पेनिट्रेट करेगा, वहां पे इन्वेड करेगा एपिडर्मल और पैरेन्काइमल सेल के साथ, और वहां पे रहेगा अंटिल द एस्कोस्पोर प्रोडक्शन, जो कि लेट स्प्रिंग में होगी या अर्ली समर में अंदर। तो जो पैरासिटिक फेज है वो इसकी आप ये समझ लें कि मार्च से लेके मई जून तक होगी। ठीक है। अब इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें, द सेकंड वन इज सेप्रोफिटिक फेज। The saprophytic phase is by the formation of budding of the ascospores and the formation of vegetative products, the conidia। ठीक है। अब ये सेप्रोफिटिक फेज क्या है कि या तो कोनिडिया बनेगा और या जो है एस्कोस्पोर्स हैं उनकी बडिंग होगी। With the ascospores ये वाले and the blastospores conidia, the fungus settles mainly on the bark of the peach tree। peach tree की bark के ऊपर ये settle करेगा समर के अंदर, as well as other infested trees जहाँ पे भी इन्फेक्शन हुआ पीच के अलावा, तो वहाँ पे एस्कोस्पोर्स की फॉर्म में या ब्लास्टोस्पोर्स की फॉर्म में ये ओवर विंटर करेगा और सेप्रोफिटिकली ग्रो करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, द मेसिलिया जैसे ग्रो करेगा तो एसोजेनिक सेल्स आर फॉर्म। एसोजेनिक मतलब एस्कस वाले सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, जो कि ये अगर ट्री है तो उसके परपेंडिकुलर ग्रो करेंगे। एसोजेनिक सेल्स इलोंगेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द होस्ट। तो ये सरफेस ऑफ द होस्ट अगर ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर जो है वो ग्रो करेंगे, लिफ्टिंग द क्यूटिकल, और जब ये अंदर उसके ग्रो करेंगे तो वो क्यूटिकल को लिफ्ट करेंगे, while at the same time the individual nuclei of each cell unite to form, और ये डिप्लॉयड हो जाएंगे, मतलब जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगी। डिप्लॉयड वहाँ पे माइटोसिस होगी और वो उसको डिवाइड कर देंगे एंड फॉर्म द रिजल्टिंग टू रिजल्टिंग न्यूक्लियाई, वन मूव्स टू वन distal end of the elongated exogenous cells while the other remains at the base। एक नीचे रह जाएगा, एक ऊपर elongated। The cell is then divided by producing two unequal daughter cells, और इस diploid zygote से दो unequal daughter cells produce होंगी।
जिसमें से एक बड़ा होगा, जो बड़ा होगा उसको हम एस्कस मदर सेल करेंगे, जो स्मॉलर होगा उसको स्टॉक सेल करेंगे, जो कि कनेक्ट करेगा पेरेंट टू द माइसीलियल टेक्सचर। दोबारा बताता हूँ कि एसोजेनिक सेल्स जो हैं वो इलोंगेट हो गए परपेंडिकुलर टू द होस्ट, और उनमें वहाँ पे क्या होगा, जो दो सेल्स हैं वो यूनाइट करेंगे और डिप्लॉयड हो जाएंगे। उस डिप्लॉयड न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस होगी और दो हमारे पास न्यूक्लियाई बनेंगे जो कि मूव करेंगे डिफरेंट डिस्टल एंड पे। एक जो है वो अनइक्वल, दोनों अनइक्वल होंगे, जो एक बड़ा है उसको हम एस्कस मदर सेल करेंगे, जो स्मॉलर है उसको हम स्टॉक सेल करेंगे, और ये दोनों कनेक्ट करेंगे, जो स्टॉक सेल है वो कनेक्ट करेगा माइसीलियल टेक्सचर्स। अब the forming asci growth upward and rises the pierced or torn cuticle of the leaf। जो नया asci है वो क्या करेगा, क्यूटिकल को तोड़ देगा and reveal on the surface appearing as a more or less continuous hymenium। तो ये हाइमेनियम के फॉर्म में ऊपर आ जाएगा, और जिसके ऊपर फिर हम क्या करेंगे, विद इन द साइड द सक्सेसिव न्यूक्लिएशन, यानी कि वहाँ पे न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा बनेगी, 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगी, जिनसे आगे 8 एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। इवेंचुअली द एस्कोस्पोरिया डायनामिक एक्सपेल्ड, और फिर ये बाहर निकल जाएगा थ्रू एन एपिकल स्लिट और रप्चर एट द टॉप ऑफ द असाई, यानी कि असाई फटेगा और उससे ये निकल जाएंगे, विच मोस्ट ऑफन एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, जो कि लीव्स की सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट करेंगे, गिविंग देम द कैरेक्टरिस्टिक वाइट और ऐश पाउडरी कंडीशन। तो इसके ऊपर वाइट और ऐश पाउडरी कंडीशन। अब मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि एसोजेनिक सेल्स के परपेंडिकुलर ये इलोंगेट होगा, वहाँ पे ये फिर डिप्लॉयड फॉर्मेशन होगी, वहाँ से डिप्लॉयड जो है वो दो हिस्सों में अनइक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा, जिसको एक को एस्कस मदर सेल करेंगे, दूसरे को स्टॉक सेल कहेंगे। उसके बाद ये जो उस स्टॉक सेल के अंदर जो है क्यूटिकल को रप्चर करते हुए ये ऊपर निकल आएंगे, वहाँ के ऊपर 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे, उन 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई से 8 एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, जो कि डायनामिकली एक्सपेल हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो कलर है वो वाइट और ऐश पाउडरी कंडीशन, ये जो है कलर उधर आ जाएगा। ये थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि कोनिडिया प्रोड्यूस होने हैं। कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड बाय एस्कोस्पोर्स आइदर बाय बडिंग देम इनटू द साइट, यानी कि बाय बडिंग हो जाएंगे, एंड वेयर दे कैन फॉर्म अप टू 16 to 18 कोनिडिया, और आफ्टर द एस्कोस्पोर्स रिलीज, जब एस्कोस्पोर रिलीज हो जाएंगे और उसके आगे कोनिडिया फॉर्मेशन हो सकती है। कोनिडिया में पोटेंशियल है कि ये माइसीलियम बना सके या न्यू कोनिडिया बना सके, and for the production of mycelium during conidia budding their nucleus is divided, the resulting two nuclei move and divide at the same time forming hyphae on the host whose cells are binuclear। उनके ऊपर binuclear cells जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। तो ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आई होप आपको समझ आ गई है, अगर नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप, आई विल आंसर यू। ओवर विंटरिंग की बात करें, बहुत कोनिडिया और एस्कोस्पोर जो हैं उनके जरिए ओवर विंटर कर सकते हैं। आल दो एस्कोस्पोर्स के जरिए कम करते हैं, कोनिडिया के जरिए ज़्यादा करते हैं। कोनिडिया क्या करता है, सॉइल में चला जाता है या ट्री के ऊपर डिस्पर्स हो जाता है, इन द फोल्ड्स ऑफ द बार्क, छाल के नीचे रह जाएगा, ट्रंक और ब्रांचेस एज वेल एज ऑन द बड स्किन, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू एडवर्स वेदर, दे कैन सर्वाइव फॉर मोर देन 2 years। और ये जो कोनिडिया है ये 2 साल तक एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। अगर हम ओवर समरिंग की बात करें तो ये सेप्रोफिटिक फॉर्म में ओवर समरिंग करते हैं, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगी तो एस्कोस्पोर्स और जो ब्लास्टोस्पोर्स हैं वो क्या करेंगे, टिश्यूज, अफेक्टेड ट्रीज के टिश्यूज के ऊपर सेप्रोफिटिकली ग्रो करेंगे। ये रिजाइड करेंगे आउटर बार्क ऑफ द पीच ट्रीज के, एंड एज पार्ट ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ अदर नॉन हार्म, यानी कि बाकी जो अदर नॉन हार्मफुल फंगल ऑर्गेनिज्म हैं उनकी कॉलोनी के साथ साथ ये भी जो है रिजाइड करेंगे और वहाँ पे सेप्रोफिटिकली ग्रो करेंगे। अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें टेफ्रीनिया डिफॉर्मेंस की, टेफ्रीनिया डिफॉर्मेंस जो है इसके 4 बेसिक चीज़ें हैं, माइसीलियम, असाई, एस्कोस्पोर्स एंड कोनिडिया। तो 4 मॉर्फोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं जिनको हम देख के इनकी पहचान कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो टेफ्रीनिया डिफॉर्मेंस है। माइसीलियम की बात करें तो ये येलोइश क्रीमी टू पिंकिश क्रीम, यानी कि क्रीम कलर का है, स्मूथ और ग्लॉसी शाइनी चीज़ है। और उसके बाद जो हाइफी है, हाइफी द माइसीलियम हाइफी कंसिस्ट ऑफ सेल्स जो कि ओवल से एलिप्सॉइड है, मतलब ओवल से स्फेरिकल आप कह लें, और ये इनका डायमीटर है लेंथ और विड्थ में, तो ये आपने याद करना है। असाई जो है वो सिलेंड्रिकल क्लेवेट शेप्ड है, राउंडेड और ट्रंकेट एट द एपिक्स, जो है वहाँ पे राउंडेड होंगे या ट्रंकेट होंगे एपिक्स टॉप के ऊपर।
डायमेंशंस आपने अगेन आप याद कर सकते हैं। एस्कोस्पोर्स की बात करें तो विद इन ईच एस्कस 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं, समटाइम्स ओनली 2। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। मोस्टली 8 एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस, जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं, अवॉइड हैं, इलेप्सॉइडल हैं, विट्रस हैं विद लेंथ रेंजिंग। ये एस्कोस्पोर्स है। और कोनिडिया जो है दैट इज फ्रॉम दिस टू दिस। सो बेसिकली ये जो मॉर्फोलॉजी है ये इट इज़ फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस कि अगर आप इसके माइसिलियम को आइडेंटिफाई करना चाहें, असाई को आइडेंटिफाई करना चाहें, एस्कोस्पोर्स और कोनिडिया की, तो ये फीचर्स हैं जिनकी बेस पे आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ये अर्ली स्प्रिंग में जो है होती है डिजीज। इट वाज सपोज, पहले ये सोचा जाता था कि जो पिछले साल का माइसीलियम है वही इन्फेक्ट करता है, लेकिन अब ये इट इज नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट दिस इज नॉट द केस। अब इन्फेक्शन जो है वो मोस्टली स्पोर्स के जरिए होता है, प्रोबेबली कोनिडिया के जरिए जो होता है, which have overwintered either in the bud scales or other plant tissues or even in the orchard side। मतलब ओवरविंटर्ड बैक्टीरिया, ओवरविंटर्ड कोनिडिया, जो कि पिछले साल की यानी कि इन्फेक्टेड टिश्यूज में रह सकता है, सॉइल में रह सकता है या अदर प्लांट टिश्यूज में, उसके जो स्पोर्स हैं या कोनिडिया जो है वो दोनों इन्फेक्शन के लिए, नए इन्फेक्शन के लिए सूटेबल है। ये अब मोस्टली एक्सेप्टेबल है। कंडीशंस अगर हम बात करें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम है, 8.9 जो मिनिमम है, 26 से जो 30 है ये मैक्सिमम है। अब और इसको हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए एक्सक्यूज, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 95% और हायर इसको चाहिए। मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर 20, मिनिमम 8.9, मैक्सिमम आप 28-30 कर लें, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90। अब अगर टेम्परेचर बिलो 16 रिक्वायर, फिर वहाँ पे अगर 16 से कम रहे तो 3 मिलीमीटर ऑफ रेन एंड 12.5 आवर्स, मतलब अगर 3 मिलीमीटर की रेन हो तो 12.5 घंटे में इन्फेक्शन हो सकता है, जब तक कि अगर रिफ्रैक्टिव टिश्यूज रिमेन वेट। सो ये एक कंडीशन है। If the tissues remain fully moistened for 2 or more days, then the intensity of the infestation is high। अगर हम टिश्यूज की बात करें, अगर वो मॉइस्चर रहेंगे 2 या इससे ज़्यादा दिनों के लिए तो इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली जो चीज़ है वो ये है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड और उसको चाहिए ह्यूमिडिटी 20 के आगे पीछे हो, लेकिन बारिश होती रहे तो भी हेल्पफुल हो सकता है। मतलब अगर टिश्यूज वेट हो और 18 भी हो, 21-22 भी हो, तो वो जो है वो बेटर कंडीशन है वेंचुरिया टेफ्रिनिया डिफॉर्मेंस के ग्रो करने के लिए। अगर हम टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे अबव 20.5, इट इज़ वेरी लाइकली, तो फिर जो है इन्फेस्टेशन के जो सिम्टम है वो नहीं ऑब्जर्व होंगे, तो मतलब वो डैमेज इनसाइड करता जाएगा। व्हेन द मिनिमम टेम्परेचर इज बिलो 7.2 या जो एक्सीड करेगा 30.5 से, तो ह्यूमिडिटी भी लो हो तो अटैक या तो रुक जाएगा या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़, ये जो एपिडेमियोलॉजिकल फीचर्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डिजीज, फॉर दिस डिजीज टू अकर। सिम्टम्स की बारे में बात करें तो ये मोस्टली तमाम अबव ग्राउंड पार्ट्स को इम्पैक्ट करता है। वेजिटेशन जो है, लीव से लेके फ्रूट्स, ट्विग्स और फ्लावर्स, इवन फ्रूट्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रूट्स को अटैक करता है। लीव्स जो है सबसे पहले उसके ऊपर स्टार्ट होता है और इसका लीफ कर्ल नाम है। तो कर्लिंग जो है या डिफॉर्मेशन ऑफ लीव या पकरिंग ऑफ लीव जो है वो इसका बेसिक सिम्टम है। पीच लीफ कर्ल में होता क्या है कि लीफ जो है वो पहले डिस्टर्ब होते हैं, उन लीफ की डिस्टर्बेंस को अगर हम इग्नोर करते जाएं तो वो फैलता जाता है और ज़्यादा लीव्स डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से फ्रूट जो है, झील जो है वो इम्पैक्ट होती है। तो ये बेसिकली इसकी कहानी है। Depending on the severity of the infection by Tephrinia deformans, the disease is found either on the few leaves or on the whole foliage। या तो वो सिर्फ few leaves के ऊपर होगी या पूरे foliage को। Its typical manifestation is distortion, basically distort होंगे। This distortion of the leaf is due to the intense cellular hyperplasia। अंदर जो है वो hyperplasia हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, which is caused by abnormal function of the parenchymal tissues and is macroscopically manifested by local or total abnormal thickening of the lamina and their curling। तो ये जो चीज़ है ये डिस्टॉर्शन करती है लीव्स के अंदर। जैसे जैसे ये जो डिस्टॉर्शन है ये बढ़ती जाती है, द अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ द लीव्स बिकम सॉफ्टर
and then they correspondingly intact. The manifestation, अगर हम करें phenomena को, तो discoloration of the leaf surface, the leaves first become chlorotic, ठीक है, पहले क्लोरोसिस होगी, फिर वो वायलेट कलर में हो जाएगा, रेड और पर्पल कलर में, एंड देन रेडिश येलो और येलोइश, एट द एंड ऐश कलर में हो जाएगा. तो peach leaf curl, as the name indicate, that firstly you need to see look for the leaf symptoms. और जो लीफ सिम्टम्स हैं वो बेसिकली यही है कि पहले क्लोरोसिस होगी, फिर ये जो है, और क्लोरोसिस से पहले भी आप ये कह लें कि डिस्टॉर्शन जो है वो आप देखें, पत्तों के ऊपर डिस्टॉर्शन है, दे आर क्लोरोटिक, or either of this colored, and other symptoms are very much similar to this, then you can say it is the peach leaf curl. रिप्रोडक्शन पीरियड ऑफ द फंगस के दौरान जो इसकी जो अपीयरेंस है वो पाउडरी, ऐश और वेलवेटी हो जाती है. तो ये हमारे पास ये इस तरह के सिम्टम्स आपने, अगर आपने आड़ू के पौधे दरख्त देखे हैं तो आपको ये ज़रूर नज़र आएंगे. तो इस तरह के पत्ते हमें नज़र आते हैं कॉमनली भी, मतलब और प्लांट्स के ऊपर, लेकिन दैट इज़ नॉट ड्यू टू दिस फंगस, बट यू एज यू कैन से दिस इज लीफ पकड़ी. और इसके साथ साथ अब वक्त के साथ साथ वो कर्ल होता जाएगा एंड डिस्टॉर्टेड, फाइनली डिस्टॉर्शन हो जानी है बाय पीच लीफ कर्ल. और यहाँ पे अब रेडनिंग स्टार्ट हो रही है, इसमें भी रेडनिंग स्टार्ट हो रही है. अब इसमें एक पत्ता जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड है, दूसरा अभी जस्ट पकरिंग उसकी स्टार्ट हुई है, एंड द थर्ड वन इज द नॉर्मल. और ये फाइनल, यानी कि आप ये कह लें कि इसमें तमाम तरह के सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं. सो दिस इज व्हाट पीच लीफ कर्ल डू टू द लीव्स, जिसके रिजल्ट में जो है हमारी हील जो है दैट इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड, लीफ डिस्टॉर्शन, डिस्कलरेशन कॉज्ड बाय द पीच लीफ कर्ल, और ये कुछ बन चुका. अगर फाइनल स्टेजेस ऑफ इन्फेस्टेशन की बात करें तो लीव्स क्या करेंगे, ग्रेजुअली ब्राउन हो जाएंगे, ग्रेजुअली विदर हो जाएंगे, ड्राई करेंगे, एंड दे कैन फॉल एंड इन द लेट स्प्रिंग विद अर्ली समर, और अर्ली समर के दौरान ये काम हो सकता है. In conditions of high disease severity, extensive defoliation is observed, and the first spring vegetation wave can be completely destroyed. 1 minute, I want to see whose message. So we were discussing about the leaf. Finally ये क्या है कि ये वो रेड होने के बाद, ऐश होने के बाद ब्राउन कलर में हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा और पत्ता गिर जाएगा. और अगर हम इस चीज को नहीं देखेंगे तो कंप्लीट डिस्टॉर्शन जो है हो सकती है वेजिटेशन की, और सिग्निफिकेंट रिडक्शन, हमारी जो प्रोडक्शन है दैट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड. The first wave is here, the following by the second vegetative wave, which strangely not affected by the fungus, but is growth greatly affects the tree. और ये जो है अगर second vegetative wave आ जाए तो वो हमारे पास बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है. अब हम लीव्स के बाद यंग ट्विग्स के ऊपर बात करें तो वो लाइट से ग्रीन और येलो कलर के हो जाएंगे, और देन दे बिकम थिकर एंड ऑब्जर्व ग्रोथ रिटार्डेशन, डिस्टॉर्शन, एंड समटाइम्स जम सेक्रेशन इज ऑब्जर्व्ड. Gum secretions, not the gum, is the gum secretion observed very often as a result of the action of the pathogen. They are completely derived. तो मतलब जो यंग ट्विग्स हैं या जो नन्ही मुन्नी ब्रांचेस हैं उनको क्या वो ग्रीन और येलो हो जाएंगी, और उसके बाद मोटी होती जाएंगी, रिटार्डेशन हो जाएगी, डिस्टॉर्ट होगी, और मे बी कम्प्लीटली ड्राइड. फ्रूट्स की बात करें, इन्फेक्टेड शो इरेगुलर एंड स्वॉलन कलर्ड एरियाज, मतलब जो हमारा आड़ू है उसके ऊपर इरेगुलर उसकी ग्रोथ हो जाएगी, और उसके ऊपर कहीं पे वो मोटा है, फूला हुआ है, कहीं पे अंदर को हुआ हुआ है, तो इस तरह की वो हो जाएगी. These are areas are usually wrinkled without the usual health fuss. When it comes to the peach, the color is yellowish red, और वो yellowish red mix हो जाएगा and look like they have been polished, और ऐसा लगेगा जैसे कि उसकी पॉलिश किया गया. Later on they acquire corky texture, और यही फिर वक्त के साथ साथ हार्ड होता जाएगा and tend to open, और फिर ये खुल जाएगा और वहाँ पे नुकसान. Affected trees fruits rarely remain in the tree for long. अगर ज़्यादा affected है तो ज़्यादा देर तक रुकेगा नहीं, वो गिर जाएगा. सो इसके बाद हमारे पास इसकी मैनेजमेंट है. मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हम बेसिकली इसको कल्चरली करेंगे या बायोलॉजिकल करेंगे, हमारे पास दोनों तरीके हैं. इसके अलावा हमारे पास केमिकल कंट्रोल्स भी मौजूद है. तो हमारे पास कल्चरल प्रैक्टिसेस में ऑटम में प्रूनिंग करें, नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन को इनहांस करें, इंक्रीज इरिगेशन करें, एंड द थिनिंग ऑफ द फ्रूट डिपेंड ऑन द रिमेनिंग ऑफ द डिपेंडिंग ऑन द रिमेनिंग लीफ सरफेस ऑन द ट्री.
सो बेसिक इन तमाम का मकसद है कि हमने जो है पौधे को मजबूत करना है और जो अफेक्टेड एरियाज हैं उनको रिमूव करना है और ऐसी चीज़ नहीं आने देनी कि उसको डिजीज़ का अटैक। जो दूसरी चीज़ हमारे पास बायोलॉजिकल कंट्रोल में है वो है बैक्टीरियम बैसिलस सबटाइलस स्ट्रेन दिस, ये हमारे पास कमर्शियली अवेलेबल है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइट इन्फेस्टेशन में इसको एक ही दफ़ा नहीं तो इसको 2 दफ़ा आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसके अलावा प्रिवेंटिव स्प्रे स्प्रे की बात करें तो प्रिवेंटिव स्प्रे इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। हम इसको प्रिवेंटिव ही इसको मैनेज करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आपके जो हमारे पास लेट ऑटम के बाद आप उसको स्प्रे करें, ठीक है? अर्ली स्प्रिंग में कर सकते हैं लेकिन दैट विल बी थेराप्यूटिक। उससे पहले हम उसको प्रिवेंटिव स्प्रे करें, यही जो इसकी मैनेजमेंट बेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जो है वो प्रिवेंटिव स्प्रे ही है। द फॉलोइंग आर एक्टिव सब्सटेंसेस जो आप यूज कर सकते हैं बॉडीज मिक्सचर कैप्टॉन डोडेन क्लोरोथेलिनोल कॉप्रॉक्सी कॉपर के तमाम डाइफिनाकोनाजोल मैनकोजिब थायराम जायरम, मतलब सिंपल पहले ही हमारे पास ओल्ड मेथड से लेके जायराम तक तमाम एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हैं वो इसके लिए हेल्पफुल है। अगर आप उसका प्रिवेंटिव स्प्रे करें ऑटम के अंदर और आप उसके साथ प्रूनिंग करें, नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन, इंक्रीजिंग इरिगेशन और ये तमाम चीज़ें करें तो आप इससे बीमारी से बच सकते हैं। आजकल इस बीमारी के बारे में कहा जाता है कि अगर ये बीमारी आ रही है तो इसका मतलब है कि आपको पता नहीं है, यू आर मिस इन्फॉर्म्ड, डिसइन्फॉर्म्ड, इल इन्फॉर्म्ड, तो ये आपकी अपनी गलती है। इस बीमारी से 100% कंट्रोल किया जा सकता है और इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आपको पता चल गए हैं कि हर तरह के जो अवेलेबल कॉपर बेस्ड और आपके पास मॉडर्न बेस्ड और इवन द ओल्ड बेस्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अगेन दैट्स ऑल आई थिंक द फॉलोइंग आर that can be used, ये जस्ट उसकी ये रिपीट हो गया। तो इसके साथ ही ये आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क। जी, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? रमिशा वारिस। बस ये मेरा ख्याल है कि आप लोग लगा के सो गए हैं। यस सर। आप क्लासेस में ऑनलाइन तो बहुत ही कम आती हैं, क्या वैसे आपने लेक्चर लिए हैं या नहीं ले रही? सर मैंने सारे लेक्चर लिए हैं। शायद पता तो लगता है सम टाइम बहुत रेयर लग रहा है। मैंने ऑनलाइन में तो आपको बहुत ही क्लास में कम देखा है। तो आपकी असाइनमेंट जो है वो फ्लक्स जो है वो बन चुका है, पैनाफ्लक्स। आई होप कि नेक्स्ट वीक जी से सर। जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन की बजाय मेरे ख्याल शायद फिजिकल की तरफ चली जाएं। आई डोंट नो कि आप लोगों को बुलाएंगे या नहीं, लेकिन अगर वहाँ पे हो जाती हैं देन वी कैन यू कैन सबमिट ऑल ऑफ यू गाइस। इसलिए मैं आपको डेडलाइन नहीं दे रहा, मैं क्या अगर क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल है तो वो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। अगर आप लोगों की असाइनमेंट नहीं बनी तो आप उसको काइंडली जी बनाएं। सर। और मरियम यू आल्सो नॉट टेकिंग क्लासेस, व्हाई? नो सर मैंने सारे लिए हैं। मतलब ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ कि चलें ओवरऑल आई होप यू। तो अगेन इसकी भी आपने 5 लाइनर समरी जो है वो आपने उधर डालनी होगी। उस्मान साकिब यू आर ऑलवेज हेयर, इट्स गुड टू सी यू। आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज डू आस्क। आप शुरू से इधर हो, बताओ। पीच सर लीफ वो कर्ल इस की। तरह हमारे यहाँ तो सर ये दरख्त ही बहुत कम है, तो हाँ हमें इतनी ये इसके ऊपर लेकिन फोकस नहीं कर। नहीं फोकस नहीं करना चाहिए, नहीं। आप प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, आपको दुनिया के जो और ये जो कोर्स है दिस इज द डिजीजेज ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो ये जो आप सिर्फ अपने इलाके के लिए नहीं है। अगर आपका कल को हो जाए मरी में, मरी इज आल्सो द पार्ट ऑफ पंजाब, वहाँ पे पीच होता है, ठीक है? वहाँ पे अगर ये डिजीज होती है जिसका भी डाटा ही अवेलेबल नहीं है तो आपको अगर पता ही नहीं होगा तो कैसे होगा, ठीक है? इसीलिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज जो हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज, मेरा ख्याल है कि ये डिजीज़ हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि ये इजीली ये अब मैनेजेबल है। तो इसको हम ये कहानी नहीं है, इसका कम्प्लीटली जो हमारे पास जो मैनेजमेंट है वो अवेलेबल है। सो वी मस्ट रीड इट, ठीक है? जी क्योंकि सर। ये अब कल को अगर आपको कहीं पे नज़र आती है तो आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। जी उस्मान, आप कुछ जी कहना बिल्कुल सर, इस तरह है कि हमारे यहाँ इधर जामुन होते हैं, चाहें? दूसरे जो जितने उसके बारे में लिटरेचर नहीं लिखा हुआ वैसे।
तो ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अगेन वही कुछ चीज़ें जो है जामन की डिजीज़ेज़ को मैं आपको पढ़ाऊँ, वो आपके लिए प्रैक्टिकली उस्मान फ़ायदेमंद है, लेकिन थ्योरेटिकली फ़ायदेमंद नहीं है। क्योंकि वो ये होगा कि कल को जब आप पेपर में बैठेंगे ना, किसी भी पेपर में, तो उसके मुतालिक कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आई थिंक कि मतलब डॉक्टर जमील शफ़ी साहब जो है ना, वो प्रैक्टिकल पे माशाल्लाह आपको बड़ा अच्छी ग्रिप दे रहे होंगे। आई एम डैम श्योर ही इज़ वेरी गुड एट इट। तो जी जो सर। थ्योरेटिकली जो है ना, ये भी इन चीज़ों को अगर आप कल को पीपीएससी के एग्ज़ाम में जाते हैं, आप हर बंदे की अपनी है, तो वो इन चीज़ों की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें हेल्प आउट करें। जी सर, थैंक यू सर। ओके, चलें ठीक है, इसके साथ ही आज हमारा इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी हमारी 2 जो 5-12 के 2 क्लासेस हैं वो अभी होंगी। सो इंशाल्लाह आई विल सी यू आफ्टर 1 आवर 2 आवर और आई विल रिकॉर्ड एंड आई विल सेंड यू। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर योर टाइम।